परावर्तन, यानी कि इसमें हम लोग क्लास 10th भौतिक विज्ञान का जो आप पहला चैप्टर कह सकते हो या फिर आपके साइंस का 10वां चैप्टर जो भी हो, ठीक है ना, वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। देखिए बाकी टॉपिक्स की बात हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में कर चुका है। मैंने पिछला 2 लेक्चर ले चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें बाकी के जो इससे पहले के जो टॉपिक है वो वहाँ पे क्लियर किए गए हैं, ठीक है ना। इससे पहले मैंने बात किया था प्रकाश क्या होता है और प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, प्रकाशिक वस्तुएं क्या होती हैं, ये इसकी बात किया था। फिर आगे कल मतलब जो पिछला वीडियो है इसके पहले की जो वीडियो रहेगी उसमें हमने चर्चा किया था कि उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, नियमित परावर्तन क्या होता है, अनियमित परावर्तन क्या होता है, इन सब की बात किए थे, ठीक है ना। साथ ही साथ उसमें हम लोगों ने बात किया था प्रकाश गुण की बात किया था, प्रकाश किरण पुंज की बात किया था, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है ना। प्रतिबिंब के जो प्रकार है वो प्रकार क्या होंगे, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है और परिवर्तन, ठीक है। आगे देखिए इसको पार्श्व परिवर्तन कह सकते हैं या पार्श्व परावर्तन कहेंगे आप, ठीक है ना, ठीक है। चलिए और क्या है, दर्पण की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग दर्पण के प्रकार की भी बात करनी है, ठीक है। चलिए देखिए देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी, प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब क्या होता है, जिस वस्तु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें मिलती हैं, क्या, जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें मिलती है, जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है वहां प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कहां प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिस बिंदु पर 2 या 2 से अधिक किरणें मिलती हैं और या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पे हम लोग को क्या, प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको ऐसे एग्जांपल टाइप में दे दे थोड़ा सा समझाने के लिए, ठीक है ना। ये प्रकाश की किरण है, ये गई, ठीक है ना, यहाँ से टकराने पश्चात फोकस से वापस हुई, ठीक है। अभी इन सब के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। ये गई, फिर ये टकराने पश्चात ये वापस हो गई, ठीक है ना। कहाँ पे दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं, तो ये किरण और ये किरण एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है, यहाँ पे ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है ना। ये उदाहरण के रूप में आपको समझाया है, ठीक है। तो जहां पर 2 या 2 से अधिक जहां पर कम से कम, जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी या प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होंगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वहां पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना। चलिए आगे। अब देखिए प्रतिबिंब कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे प्रतिबिंब मिलेंगे आपको। एक वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा और एक आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। वास्तविक प्रतिबिंब कब मिलेगा, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से देखो। जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती है, मतलब हम लोग को दिखाई दे कि हाँ ये देखो, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रतिच्छेद कर दी, ये कट कर दी। जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं, वास्तव में प्रतिच्छेदित करती हैं, तो हम लोग को वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब जहां पे प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित करती हुई दिखाई दे, वास्तव में प्रतिच्छेद करें, कोई कल्पना न किया जाए उसके बारे में, तो वो क्या होता है, वहां पे हम लोग को वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, है ना। पर्दे वाली टीवी सुने होंगे कि पर्दे वाली टीवी होती है, पर्दे वाली टीवी होती है, तो इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना, यानी स्क्रीन पर लाया जा सकता है। और देखो इसका जो प्रतिबिंब बनता है ना, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा। अगर ये वस्तु ऐसी है तो प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, समझ में आया ना।
ठीक है, तो समझ में आया वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सदैव उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं। ओ देखो यहाँ पे समझो, प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं, वह प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, प्रतीत होती हैं। मतलब ऐसा लगेगा हाँ ये जा करके आगे प्रतिच्छेद करेगा, जा करके आगे ये दोनों रेखाएं कट करेंगी, ऐसी हम लोग कल्पना करते हैं। ये प्रतीत होता है जा करके ये आगे कट करेंगी, तो ऐसा वहां पे जो प्रतिबिंब हम लोग को प्राप्त होगा ना, ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है? चलिए, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा, इसमें उल्टा बनता था, इसमें सीधा बनेगा, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी इसको स्क्रीन पर उतारा नहीं जा सकता। समझ में आ गया? क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन जिसको हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है ना, या लेटरल इन्वर्जन, वेरी सॉरी, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात हम लोग आगे करेंगे। लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो इस लेटरल इन्वर्जन में यानी पार्श्व परिवर्तन में होता क्या है? पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है, आप सुबह सुबह आप क्या करते हो, शीशा में अपना चेहरा देखते हो, है ना, आप सुबह सुबह शीशे में अपने चेहरे को देखते हो, तो एक बात बताइए, जब आप शीशे में अपने चेहरे को देखते हो तो आप देखते हो कि आपका बायां हाथ दाएं दिखता होगा, दायां हाथ बायां दिखता होगा, यानी बायां हाथ दाहिने साइड दिखता होगा, दाहिना हाथ बाएं साइड दिखता होगा। जब आप शीशे में देखते होगे अपने चेहरे को, तो हाथ को भी जरा देख लेना, नहीं देखे होगे, नहीं गौर किए होगे तो अब गौर करना आप, ठीक है ना, अब गौर करना आप, ठीक है ना। कुछ लेटर ले लेना, कुछ अंग्रेजी वर्णमाला ले लेना, ठीक है ना, अंग्रेजी के कुछ लेटर ले लेना, कुछ लेटर मतलब जैसे पी ले लेना, आर ले लेना, तो इसमें आपको कैसा उल्टा दिखेगा, पी उल्टा आर दिखेगा जब शीशे के सामने ले आओगे। नहीं चेक किए तो आप अब चेक करिएगा। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, यानी दायां भाग बाएं साइड दिखे, अब दायां बायां हो जाए और बायां दायां हो जाए, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। और ये तभी होता है जब हम लोग मिरर के सामने आते हैं, दर्पण के सामने आते हैं। चलिए आगे देखें, आगे हम लोग बात करते हैं, आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं आगे की बात, देखते हैं क्या है दर्पण होता क्या है। अभी मैंने दर्पण की बात की, अब यहाँ पे बात कर लिए दर्पण होता क्या है। दर्पण वह परावर्तक तल होता है, दर्पण यानी उस परावर्तक तल को दर्पण कहते हैं जिससे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। अगर इस भाग से प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है, चिकना है, अगर इस भाग से प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है और ये चिकना है, तो इससे क्या कहा जाएगा, ये दर्पण होगा आपका, चिकना सतह, ठीक ना। तो दर्पण उस परावर्तक तल को कहते हैं, उस परावर्तक तल को दर्पण कहते हैं, यानी उस चिकने सतह को दर्पण कहते हैं जिससे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। अगर ये मेरे हाथ में बोला ना, अगर ये मेरा हाथ चिकना हो जाता और प्रकाश का नियमित परावर्तन होता तो ये हमारा हाथ दर्पण होता, है ना। तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ भी जाएगा आपको आसानी से, ठीक ना। तो चलिए आगे बात करते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? यदि परावर्तक सतह समतल है तो दर्पण समतल दर्पण होता है। अगर समतल है, प्लेन है, प्लेन। अगर परावर्तक सतह मतलब सोचते हो जहां से प्रकाश का परावर्तन होगा, आएगी प्रकाश, टकराएगी, वापस हो जाएगी। अगर परावर्तक सतह प्लेन है, एकदम प्लेन, ठीक है ना, समतल है, तो उस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। उस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे, ठीक है ना। अब आगे हम लोग बात करते हैं गोलीय दर्पण की। किसकी बात करेंगे हम लोग? गोलीय दर्पण की बात करेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? या खोखले गोले का वह भाग होता है, क्या गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण या खोखले भाग का वह भाग होता है
जिसका परावर्तक तल वक्रित होता है। क्या यह खोखले भाग का वह भाग होता है, खोखले गोले का, यानी खोखला गोला है कांच का, दर्पण का एक खोखला गोला है, तो उसका वह भाग होता है जिसका परावर्तक तल क्या होता है, वक्रित होता है, वक्रित, ऐसा मुड़ा हुआ। परावर्तक तल क्या होता है, वक्रित होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्लियर है, मतलब शीशे का एक गोला होगा, उसका एक भाग कट कर लो, फिर वो जो पार्ट मिलेगा, और आप अज्यूम कर सकते हो शीशे का एक गोला होगा, उसका एक भाग ऐसे कट कर लो, कट करोगे जो पार्ट मिलेगा कुछ इस तरीके का मिलेगा, तो ये क्या होगा, गोलीय दर्पण होगा। क्या होगा, गोलीय दर्पण होगा। और अगर इस गोलीय दर्पण का, ठीक है ना, ये दर्पण ही दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, अगर इस गोलीय दर्पण का अंदर वाला भाग अगर पॉलिश किया गया है, पहले बाहर वाले भाग को पॉलिश कर देते हैं, ठीक है ना, अगर इस गोलीय दर्पण का बाहर उभरा हुआ भाग पॉलिश किया गया है, पॉलिश, तो परावर्तन कहां से होगा, यहां से अंदर वाले भाग से होगा। तो अगर उभरा हुआ भाग पॉलिश किया गया है तो परावर्तन अंदर वाले भाग से होगा। तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और अगर किसी दर्पण का अंदर वाला भाग पॉलिश किया गया है, अंदर वाला भाग पॉलिश किया गया है और बाहर वाला भाग से परावर्तन हो रहा है, उभरे हुए भाग से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। कैसे सर, एक बार और समझा दीजिए। बिल्कुल समझाएंगे। देखो मैं क्या बोला कि अगर इस गोलीय दर्पण का, ये गोलीय दर्पण दिखा रहा हूं, कुछ और ना समझ लेना आप लोग, ठीक है ना। अगर इस गोलीय दर्पण का क्या अंदर बाहर वाला भाग, ये वाला उभरा हुआ भाग पॉलिश किया गया है और यहां से परावर्तन हो रहा है अंदर वाले भाग से, तो इस दर्पण को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। और अगर इस गोलीय दर्पण का अंदर वाला भाग पॉलिश किया गया है और परावर्तन उभरे हुए भाग से हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे आया टकराया वापस, परावर्तन उभरे हुए भाग से हो रहा है, तो इस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। समझ में आ गया? आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोर्ड में लिखा है उसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक तल या पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है, दबा हुआ भाग होता है, बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक तल या पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ भाग होता है, यानी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ भाग, ये अंदर की ओर जो भाग दबा हुआ है ये परावर्तक पृष्ठ होगा, ठीक है ना, तो उसको अवतल दर्पण कहेंगे। और अगर उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होगा तो इसको हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। और यही चीज लिखा है, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना, उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण ये है, इसके बाहर वाले भाग पर ऐसे ऐसे लाइन खींचा गया, इसका मतलब पॉलिश किया गया है, और अंदर वाले भाग से क्या हो रहा है, परावर्तन होगा, और इससे अंदर वाले भाग को हम लोग क्या कह दिए, परावर्तक तल कह दिए। उत्तल दर्पण है, अंदर वाले भाग पे पॉलिश किया गया है और बाहर वाले उभरे हुए भाग से देखो परावर्तक तल, यानी परावर्तन होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई ना। चलिए, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, समतल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है उसको देखेंगे, और साथ ही साथ अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग को भी देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बिफोर दैट प्लीज नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, अगला हेडिंग देखिए है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब समतल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा वो ध्यान समझिएगा। ये हमारा समतल दर्पण, ये जो दर्पण आपको दिख रहा है ये हमारा क्या समतल दर्पण है, ठीक है ना। ये है हमारा क्या समतल दर्पण है, ठीक है। ये इधर साइड में, ये इधर साइड में इसका क्या है, परावर्तक सतह है, ठीक है ना, क्या है, परावर्तक सतह है। अब जरा ध्यान समझिएगा, ये देखो, ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, देखो ये वस्तु, कोई वस्तु ए बी है,
कोई वस्तु ए बी है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण सीधे जाएगी, तो क्योंकि समतल दर्पण है इसलिए प्रकाश की किरण अगर सीधे गई तो सीधे वापस आएगी, सीधे गई तो सीधे वापस आएगी। अगर ये ऐसे एंगल बनाती हुई गई, देखो ये है, ये एंगल बनाते हुए गई तो ये एंगल बनाते हुए वापस आएगी। क्लियर है ये बात? तो क्या हुआ, सीधे जाएगी तो सीधे वापस आएगी क्योंकि समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण का इधर वाला पार्ट जो है वो परावर्तक तल है, परावर्तक तल से ही परावर्तन होगा। तो ये है वस्तु यहाँ पे है, यहाँ पे रखेंगे तभी तो परावर्तन होगा ना। तो ये वस्तु यहाँ पर है, ये पहली प्रकाश की किरण सीधे गई तो सीधे वापस हो गई। और हम लोग ये अज्यूम किए कि अगर ये सीधे जाती तो इधर ऐसे आगे बढ़ जाती, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से किया। अगर ये सीधे अगर जाती, इसको रास्ता सीधे अगर मिलता तो ये ऐसे आगे बढ़ जाती, ठीक ना। तो ये सीधे गई और फिर वापस हो गई उसी मार्ग पे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अगला जो प्रकाश की किरण है, उस वस्तु से जो प्रकाश की किरण, अगली प्रकाश की किरण निकलेगी वो है ये है, कुछ कोण बनाती हुई गई, जितना कोण बनाती हुई आएगी इस दर्पण पर उतना ही कोण बनाती हुई वापस हो जाएगी। तो देखो जितना कोण बनाती हुई आई दर्पण पे, देखो जितना कोण बनाती हुई आई दर्पण पे उतना ही कोण बनाती हुई क्या हो गई, वापस हो गई, है ना। तो क्या होगा, अब देखो ये वापस हुई होगी तो इसको पीछे खींच लिया डॉटेड लाइन से। मैं ये माना कि अगर मान लो पीछे ऐसा कोई बाउंडेशन ना होता इसको जाने के लिए, तो ये प्रकाश की किरण पीछे ऐसे जाती और सीधे जो जा रही थी वो ऐसे जाती। देखो दोनों पीछे जा करके कहाँ पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कट किए। मैं आपको बताया जहां पर कम से कम दो प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित करती हैं वहां पे प्रतिबिंब मिलता है। तो यहाँ पे कट किया और कट करता हुआ प्रतीत हो रहा है, प्रतिच्छेदित करता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या बन गया, हमारा प्रतिबिंब बना है। और प्रतिबिंब बना है a डैश b डैश, क्योंकि प्रतीत हो रहा है इसलिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। अभी मैंने आपको पढ़ाया, क्योंकि क्या हो रहा है, ये प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत हो रही है इसलिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, है ना। और क्योंकि ये देखो वस्तु ऐसी है और ऐसी ही ए डैश, ए ऊपर तो ए ऊपर, बी नीचे तो बी नीचे, ए डैश बी डैश यानी सीधा भी बना है, तो आभासी बना सीधा बना, ठीक है ना। और वस्तु के बराबर बनेगा, कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। और दर्पण से जो वस्तु की दूरी होगी वही दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की होगी, दर्पण से वस्तु की जो दूरी होगी वही दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की होगी। यानी कि अगर 5 मीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है दर्पण से, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से 5 मीटर पीछे की ओर बनेगा। अगर दर्पण से 5 मीटर आगे रखा गया है किसी वस्तु को, समतल दर्पण के आगे किसी वस्तु को, अगर किसी वस्तु को समतल दर्पण से 5 मीटर आगे रखा गया है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ समतल दर्पण से 5 मीटर पीछे बनेगा। बात समझ में आ गई ना। तो आभासी बना, कैसा कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा। आभासी क्यों बना, देखो ये डॉटेड लाइन से अज्यूम किया हम लोगों ने कि पीछे इधर जा करके अगर हम इसको पीछे बढ़ा दें, अगर हम इसको पीछे बढ़ा दें तो ये जा करके यहाँ पे कट करेगा, प्रतिच्छेदित करता हुआ प्रतीत होगा, इसलिए आभासी। और देख रहे हो सीधा तो है ही, वस्तु के बराबर है, जितना साइज इधर उतना साइज इधर, ठीक ना। और दर्पण से जो वस्तु की दूरी होगी वही दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी, देखो बराबर लिखा हूं, ठीक है ना। और पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब मिलेगा, पार्श्व परिवर्तित जैसे अभी आपको बताया था, पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब मिलेगा, मतलब कि दाएं वाला भाग बाया दिखेगा, बाएं साइड में दिखेगा, और बाएं वाला भाग दाएं साइड में दिखेगा, ठीक है ना। ये चीज होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की, अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण के क्या उपयोग है, एक तो नाई का शीशा, ठीक है, नाई का जो शीशा होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दांत के डॉक्टर द्वारा प्रयोग दर्पण, दांत का डॉक्टर, जो दांत का डॉक्टर है वो किस दर्पण का प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, सामने वाली लाइट, ठीक है ना, गाड़ी की हेडलाइट भी किस दर्पण का, उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। और टॉर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ये 4 पॉइंट एकदम याद कर लो, 4 पॉइंट एकदम याद कर लो आप, एकदम आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए।
उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है? उत्तल दर्पण के उपयोग सेविंग कांच, सेविंग कांच में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है ना, जो सेविंग कांच होती है। एटीएम में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, एटीएम में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है ना। स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट मतलब जो सड़कों पे लाइट लगी होती है उसमें उत्तल दर्पण का सॉरी उत्तल दर्पण वेरी सॉरी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। सेविंग कांच में उत्तल दर्पण का प्रयोग होगा, एटीएम में उत्तल दर्पण का प्रयोग होगा, स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग होगा, है ना। और रियर व्यू मिरर, जो रियर व्यू मिरर होता है आपकी गाड़ियों में, उसमें भी क्या होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो समझ में आ गया ना? आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आज के लिए टॉपिक बस इतना ही था, बस इतना ही आपको बताना था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही बातें करेंगे हम लोग, बाकी की बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग किस चीज़ की बात करेंगे कि प्रतिबिंब जो बनेंगे, प्रतिबिंब के बनने के लिए क्या नियम होते हैं, अवतल दर्पण के द्वारा क्या प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, और उत्तल दर्पण, इसके अलावा हम लोग ये गोलीय दर्पण के कुछ भाग जो टर्म्स हैं, कुछ भाग हैं जो मुख्य भाग हैं, उनके मुख्य भाग की परिभाषाओं को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ये सब की बात हम लोग किस में करेंगे? ये सब की बात हम लोग करेंगे किसमें? अगले वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद। तो ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।